मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास कार्यक्रम चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा के अंतर्गत हम लगातार अलग अलग विषयों पर भी बातचीत कर रहे हैं और साथ साथ विशेष परिस्थितियों के चलते उन खास शख्सियतों से भी आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो कोरोना के संकट के बीच में महती भूमिका में है, चाहे वो प्रदेश सरकार के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या केंद्र में मंत्री हो या अपने अपने राजनीतिक दलों में जिम्मेदार पदों पर हों। इसी क्रम में आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जिसकी पहचान कुशल संगठनकर्ता की तो है ही, साथ साथ उन्हें अपनी खरी खरी कहने के लिए भी जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज राजनीतिज्ञ, राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा राज्य के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन की। डॉक्टर अनिल जैन के पास में दो महत्वपूर्ण राज्यों का प्रभार है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। कोरोना से जुड़े हुए मसलों को वह पार्टी की कोर ग्रुप के अंतर्गत शामिल होकर देख सुन रहे हैं। जेपी नड्डा जी जिस प्रकार की रणनीति बना रहे हैं उस पर भी वह सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर अनिल जैन से हम 3 स्तर पर बातचीत करेंगे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे भाजपा पार्टी के स्तर पर क्या कुछ हो रहा है, उनकी पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वह क्या कुछ कर रही है, और तीसरा जिन 2 राज्यों के वह प्रभारी हैं वहां पे बतौर संगठन क्या कुछ हो रहा है। उनसे बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। तो हमारा जो आज का यह विचार सूत्र है वह यह कहता है कि हर अवसर और हर अवस्था में जो अपना कर्तव्य दिखाई दे उसी को धर्म समझकर पूरा करना चाहिए। भगवत गीता में यह सूत्र छुपा हुआ था जिसको हम आपके बीच में लेकर आए हैं। और मौजूदा परिस्थितियों में यदि हम सब जो जहां पर जिस स्थिति में है वहां पर जो कुछ कर सकता है, जो कुछ समाज उससे अपेक्षित करता है, अगर ईमानदारी के साथ हम उसका निर्वहन कर लेते हैं तो कोई कारण नहीं कि इन कष्ट की परिस्थितियों से हम उबर जाएंगे। तो अब हम वापस लौटते हैं अपनी आज की मुलाकात के संदर्भ में। डॉक्टर अनिल जैन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब से 3 स्तर पर बात करने की बात मैंने अपने दर्शकों से कही थी। आप देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। यह विभीषिका न केवल एक प्रदेश की है, न केवल एक देश की है, बल्कि दुनिया की है। तो अब दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल से आप ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसी विकट परिस्थितियों में क्या कुछ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कर रहा है, इसे जानने में देश की दिलचस्पी है। आप अपनी खरी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। थोड़ा रोशनी डालें कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक मामलों से इतर कुछ सामाजिक भूमिका भी इस दौर में निभा रही है, और अगर निभा रही है तो क्या कुछ निभा रही है। देखिए सुधांशु जी, जिस महासंकट से सारी दुनिया गुजर रही है और इस संकट के दौरान समय पर कठोर निर्णय लेना और समय पर निर्णय लेना, सारी दुनिया से अलग हटकर निर्णय लेना, ये भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा करके दिखाया है। सारा देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सराहना ही नहीं करता, उसके प्रति श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है। 130 करोड़ भारतवासी किसी भी दल से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी जाति बिरादरी से संबंधित रखते हो, लेकिन प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता और सूझबूझ के सब कायल है। और हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारा देश इस प्रकार काम कर रहा है। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी भी उस कार्य को आगे ले जाने के लिए संकल्परत है और कार्यरत है। इसमें जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के साथ लेकर चलने का जो जज्बा दिखाया, देश ही नहीं तो आप जानते हैं कि सार्क कंट्रीज हो, G20 हो, यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिकन कंट्रीज हो, सब जगह प्रधानमंत्री जी ने अपनी कार्यकुशलता, संवेदनशीलता और सिद्धहस्तता का परिचय दिया है और सारी दुनिया ने इसको माना है। आज हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि अगर भारत इस आज के परिप्रेक्ष्य में कोई इंटरनेशनल स्टेट्समैन है तो नरेंद्र मोदी हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के और सारे देश के, मुझे लगता है सब नागरिक इस बात से सौभाग्यशाली है। उसी के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबसे पहले हम सब कार्यकर्ताओं को आह्वान किया था और फीड द नीडी इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था जी। हमारा उस टारगेट में अगर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, भौगोलिक परिस्थिति, पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ आह्वान था कि जहां इसको भोजन की आवश्यकता है, फीड द नीडी कार्यक्रम के तहत हमने 3 प्रकार के कार्यक्रम चलाए। उसमें डोर टू डोर फूड पैकेट कलेक्ट करना, कुछ
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करना, प्रशासन के सहयोग के साथ करना, और आप नीडी लोगों को इसकी देना, गरीब लोगों को, माइग्रेंट लेबर को, बुजुर्ग परिवारों में ये पहुंचाना। जी तो इसका एक माध्यम था हाउस टू हाउस कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जी दूसरा माध्यम था कम्युनिटी किचन। जी बड़े बड़े धर्म संस्थाएं, एनजीओ, क्लब्स, इनको प्रेरित करना कि वो अपने अपनी जगह पर कम्युनिटी किचन चलाएं। 1000, 500, 200, 250, 2000 ऐसे, चाहे अक्षय ग्रुप हो, अच्छे पात्र के लोग हों, तमाम लोगों को जोड़ा पूरे देश भर में, और लाखों लाखों लोगों का भोजन एक दिन बनकर गर्म भोजन वहां से कम्युनिटी किचन से डिस्ट्रीब्यूट होता था। जी तीसरा माध्यम था सूखे राशन की किट बनाना, जिसको हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने कोई इसका निर्देश नहीं था, लेकिन सामान्य रूप से कार्यकर्ताओं ने मोदी किट कहकर इस राशन की किट में आटा, 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो एक लीटर तेल, नमक, साबुन, वॉशिंग पाउडर और मसाले, ऐसी मिनिमम चीजें रखकर एक परिवार के लिए 15 दिन, 5 लोगों के परिवार के लिए 15 दिन, 20 दिन जो राशन चल सकता है, ऐसे राशन किट बनाकर देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। जी तो अब 1 करोड़ राशन की किट बटे होंगी तो कितने लोगों के काम आएंगे और कितने दिन तक काम आएंगे, ये आप जो हिसाब लगाइएगा। लेकिन ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये आह्वान हम कार्यकर्ताओं को किया और हम लोगों ने इसको बखूबी करके दिखाया। दूसरी बात, उन्होंने ये सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन किसी भी दृष्टि से शिथिल ना हो, लेकिन जो लोग बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग परिवार है, जी उनमें उनको कौन सामान पहुंचाएगा, कौन दवा पहुंचाएगा, उनके साथ किस प्रकार से ये उनकी सहूलियत हो। तो हमने हर बूथ स्तर पर इसका आह्वान किया कि हमें बुजुर्ग दंपत्ति, बुजुर्ग परिवारों की पहचान करके वहां दवाई की आवश्यकता पड़ती है, वहां भोजन की आवश्यकता पड़ती है, वहां गैस की जरूरत पड़ती, हो सकता है राशन उनके यहाँ हो, तो बाकी इन सब चीजों की जरूरत हो तो हमें ये चिन्हित करना है। तीसरी चीज, इसी के तहत माइग्रेंट लेबर, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने वाले लोग, रहने वाले लोग, उनके काम धंधे छूट गए, अब वो कहां करें, बनाए कैसे, खाएं कैसे। बहुत सारे लोग बगैर परिवार के रहते हैं तो उनका सामान नहीं है बनाने का, होटलों में खाते थे या फैक्ट्रीज में खाते थे। ऐसे लोगों को माइग्रेंट लेबर की खास चिंता करके उनको भोजन मुहैया कराया जाए सुबह शाम, इसकी कोशिश में भारतीय जनता पार्टी सारे देश से लगी और हमने इसका भी जिम्मा लिया और सारे देश भर में सब जगह प्रशासन के सहयोग से ये काम करने का हमने बीड़ा उठाया। और ज्यादातर जगह, 1-2 जगह छोड़ दें तो ज्यादातर जगह प्रशासन, सरकार किसकी है इसका महत्व नहीं है, ज्यादातर जगह प्रशासन ने इस कार्य को बहुत इसकी इंपॉर्टेंस भी रखी, महत्ता भी दी और आगे बढ़ाया और इससे बहुत लोगों को लाभ होते। तीसरी चीज हमने कहा था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि इस लड़ाई में जरूरी चीज, चेकोस्लोवाकिया ने अपनी यहां महामारी आने से रोकने का सबसे बड़ा कारण फेस कवर किया है कि फेस कवर जरूरी नहीं है कि डॉक्टर वाला मास्क हो जी। फेस कवर कपड़े का मैंने डॉक्टर के नाते भी अपनी पार्टी में भी और सब प्रदेशों में इस बात को फैलाया कि 2 या 3 लेयर का कॉटन का मास्क बना ले, घर पे बन जाता है। मेरे घर में भी बन रहा है, मेरे एनजीओ में भी बन रहा है। मैंने सबको सैंपल दिखाए, ये सैंपल मेरे सामने है, एक कपड़ा है, सिंपल कपड़ा है और इसका मास्क बनाया है हमारी एनजीओ की बच्चियों ने जो सिलाई सीखती हैं और उनको हमने कपड़ा दे दिया और बनाया और ये 2 लेयर का मास्क है। इसमें एक लेयर इधर है और एक लेयर इधर है, जो दोनों लेयर सेपरेट भी हो जाती है और इनको इस मास्क को ऐसे मास्क बना के, देखिए दोनों लेयर अलग अलग होगी, एक ये तो ऐसे मास्क बनाकर घर मास्क बनाए, ऐसे फेस कवर, इनको हम फेस कवर कहते हैं, मास्क नहीं। और ये हर परिवार के लिए आवश्यकता है, अगले आने वाले 3 महीने तक आवश्यकता पड़ सकती है इसकी, इसलिए हर परिवार में करोड़ों ये फेस कवर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ, आंगनबाड़ी, अपने कार्यकर्ताओं के घरों से, टेलर से, तमाम जगह कपड़ा इकट्ठा करके, कटिंग, कपड़े की टेलर्स की कटिंग इकट्ठी करके तमाम तरीके से इसका हो रहा है और फैशन में भी चलने लगा है। और आपने देखा होगा क्रिकेट के कलाकार इसको यूज करने लगे।
तो फेस कवर एक बहुत आवश्यकता है इस बीमारी से अपने आप को बचाने की और दूसरों लोगों को इन्फेक्ट ना होने के लिए, दोनों दृष्टि से ये बहुत आवश्यक है। तो इसका हमने आंदोलन चलाया और बहुत करोड़ों करोड़ों की तादाद में सब देश में ये फेस कवर लोगों ने, प्रधानमंत्री ने जब तो इसको गमछे के रूप में करके लोगों को दिखाया है, तब से ये और बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। गमछा बहुत उपयोगी है, हमारी आदत है और हम इसको कर सकते हैं, किसान तो इसको रखते ही हैं, लेकिन कई बार काम करते हुए फिसल जाता है और गमछा बहुत समय तक नहीं रहता। फेस मास्क है तो हमें इस बात की सेंसिटिव रहती है कि हमने कुछ लगाया है बचाव के लिए, दूसरों के और अपने बचाव के लिए, इसलिए फेस मास्क की हमने मुहिम चलाई। तीसरी बड़ी चीज हमने आरोग्य सेतु एक ऐप है जो निकला है। आरोग्य सेतु कमाल का ऐप है, हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपना जो डाटा है वो दे सकते हैं और हमने आरोग्य सेतु से दूसरे लोगों को भी बचा सकते हैं और आरोग्य सेतु से हमारे पास अलर्ट आ जाएगा अगर हम कोरोना सेंसिटिव एरिया में या कोरोना संक्रमण से कोई व्यक्ति ग्रस्त है और वो हमारे पास आता है तो उसका उसमें अलर्ट आ जाता है। तो आरोग्य सेतु एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें 30 करोड़ लोगों को आरोग्य सेतु लाभ मिलेगा, तो बहुत एप्रोप्रिएट स्थिति पर काम करेगा, अभी भी ये काम कर रहा है। इसलिए आरोग्य सेतु बहुत उपयोगी चीज है। देखिए आरोग्य सेतु इसमें इस फोन में अगर दिख रहा हो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा दिख रहा है कि नहीं, लेकिन इसमें आरोग्य सेतु डाउनलोड करना, अपनी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन, इसमें आपको खांसी है, बुखार है, क्या है, कौन सी तकलीफ है, नहीं है, आपके लिए क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप कितने सुरक्षित हैं, इसमें सारी चीजें इस आरोग्य सेतु में आ जाती हैं और इससे आप खुद अपने आप को समझ सकते हैं और बाकी लोगों को समाज में समझा सकते हैं। इसलिए इसका हमने एक मुहिम चलाई कि सब लोग आरोग्य सेतु डाउनलोड करें, सरकारी स्तर पर भी, गैर सरकारी स्तर पर भी, पार्टी के स्तर पर, सामाजिक संगठनों के स्तर पर, और इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मैं उत्तर प्रदेश के 20 जिले भी देख रहा हूँ, 20 प्रभारी मंत्रियों से मेरी रोज बात होती है, उन्होंने भी इस बात को बखूबी चलाया। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी चलाए। छत्तीसगढ़ में थोड़ा हमको सपोर्ट से थोड़ा कम मिल रहा है क्योंकि यहाँ परिस्थितियां जिस तरह की हैं, लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो मैंने कहा चौथा प्रोग्राम हमारा आरोग्य सेतु का है। पांचवा, हमने पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अभी 14 तारीख को सप्तपदी हमको कहा, तो उस सप्तपदी में उससे पहले हमने कोरोना वॉरियर्स, जो कोरोना के लिए काम करने वाले 5 बड़े ग्रुप हैं, स्वास्थ्य कर्मी जिसमें डॉक्टर, नर्स और अस्पताल में काम करने वाले लोग, सफाई कर्मचारी दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप है जो बैंक्स में और डाकघरों में काम करने वाले लोग हैं, चौथा ग्रुप है पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल, और पांचवा ग्रुप है सरकारी कर्मचारी। ये पांचों ग्रुप आगे बढ़कर कोरोना के समय पर जब हम लोग घरों में बैठे हैं, ये अपने अपने काम को अंजाम देकर हमारे जीवन को घर में रहते हुए भी सुरक्षित, संरक्षित और सहूलियतपूर्ण कर रहे हैं। इसलिए इन 5 कैटेगरी के लोगों को, और भी कई सारे हैं जो लोग सप्लाई करते हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम ऐसे लोगों को भी, ऐसे लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करना और उनका हौसला अफजाई करना, और इसका सही मायने में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट, संवेदनशीलता तो है ही, साथ में उनका उत्साह बढ़ता है। मैं हर रोज अपने मंत्रियों से पूछता हूँ उत्तर प्रदेश के और बाकी सब जगह कि कितने लोगों को आपने बात करी, किस ग्रुप से बात करी, आप उनके एक्सपीरियंस सुनकर सही मायने में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे देश के लोग किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ये स्थिति नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय हमारे नेता, सर्वोच्च नेता, देश के प्रधानमंत्री जी, उनकी संवेदनशीलता के कारण से ये एक जज्बा लोगों में पैदा हुआ। छठवीं चीज हमने कहा कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। प्रधानमंत्री ने जो कहा है, आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए सब संसाधनों से। आयुष मंत्रालय ने जो देसी नुस्खे हैं, जिनसे हम हमेशा दादी नानी के बटुए की तरह हम लोग उनको करते आए हैं, अदरक है, लौंग है, इलायची है, इनके काढ़े पीने से दिन में और बीच बीच में गर्म पानी पीते रहें और अपने हाथ धोते रहें और फेस कवर रखें, तो मुझे लगता है कि हमें ये होगा ही नहीं। ऐसी धारणा जो समाज में बनी है, इसको और प्रचारित करना। ऐसे हमने जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई 7वां पॉइंट था प्रधानमंत्री जी की सप्तपदी का, कि लोग अपने संवेदनशील बने,
अपने मातहत काम करने वाले कर्मचारियों को ना निकालें, उनको हो सके तो उनको उनके समय पर उनकी तनख्वाह दे दें, जिससे उनका जीवन चल पाए। हम क्योंकि एम्प्लॉयर हैं तो हम ज्यादा सहन कर सकते हैं, उतना सहन करने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री जी ने ये सबसे आह्वान किया है कि किसी की नौकरी से किसी को ना निकाला जाए। तो ये सप्तपदी जो प्रधानमंत्री जी ने कही, इस चीज को अक्षर से पालन करना, हमारे सभी कार्यकर्ता इसको करने में जुटे हैं। और एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमसे कहा था कि हम पीएम केयर फंड के साथ, पीएम केयर्स फंड, इसके साथ जुड़कर करोड़ों करोड़ों की संख्या में हमें राशि जो जितनी देना चाहे दे, लेकिन इससे जुड़ने से हमारा जज्बा दिखता है, देश का एकत्रित भाव दिखता है। पीएम को, जो पीएम आज ऐसे समय पर देश का नेतृत्व कर रहे हैं और बल्कि दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं, दुनिया में चीजें पहुंचा रहे हैं, अमेरिका जैसे देश हमसे सहायता मांग रहे हैं, इसको बखूबी करते हुए, और उनका भी हौसला अफजाई होगी कि अगर हम देशवासी इससे जुड़ते हैं तो उनके जज्बे में हम लोगों का जज्बा मिलेगा, तो हम एक बड़ी मिसाल खड़ी कर सकते हैं और कोरोना से लड़ने में एक सही भूमिका, एक एप्रोप्रिएट रोल अदा कर सकते हैं। जैसा आपने गीता का जो बात कही, जो जहां है आज की परिस्थिति में, वो उसका जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उसको निभाले तो वो सही मायने में धर्मपरायण है, धर्म को अपने को निभा रहा है, और इससे अच्छी समाज की सेवा और कुछ नहीं हो सकती। इस काम को करने के लिए मेरे पास छत्तीसगढ़ और हरियाणा का कार्य है ही। हम रोज केंद्रीय नेतृत्व से भी बात, हमारी मीटिंग होती है स्काइप पर या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और हम 20 मंत्रियों को रोज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के इस पर। और इसके अलावा महामंत्री के नाते कहीं और हमारी जो कार्य दिया जाता है पार्टी की तरफ से, जो सुझाया जाता है, उनको बात करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको प्रेरणा देना। आज मैंने हरियाणा के 670 लोगों को ऑडियो ब्रिज पर बात करी, जो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे जी, भिन्न भिन्न सामाजिक संस्थाओं के, खाप के लीडर, धर्म के गुरु, ऐसे तमाम लोगों से, 670 लोगों से मैंने ऑडियो ब्रिज पर बात करी और उनका हौसला अफजाई करी, और उन्होंने बहुत आशीष दिया, बहुत जज्बा दिखाया कि नहीं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर जो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। उनकी जो समस्याएं थी, उन्होंने कुछ समस्याएं भी बताई, उनका भी निदान हम जितना संभव हो सकता है उतना कर रहे हैं, जितने सीमित संसाधनों के साथ। लेकिन सब लोग इस बात से सहमत हैं कि जिस प्रकार से देश में प्रधानमंत्री जी ने जो जज्बा देश के नागरिकों का इकट्ठा किया है, चाहे वो जनता कर्फ्यू के दौरान हो, चाहे लॉकडाउन के दौरान हो, चाहे दीप जलाने के दौरान हो, और चाहे 14 तारीख को जो सप्तपदी कही है उसको अनुपालन करने के दौरान हो, लॉकडाउन की जो शर्तें हैं, लॉकडाउन जो 20 कल से जो गाइडलाइंस से हैं, उनको सारा देश रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांटकर उसका अनुपालन करे, ऐसी अपेक्षा है। मुझे लगता है कि देशवासी जरूर इसका पालन करेंगे। कोरोना महामारी जरूर है, खतरनाक है, लंबे समय तक लड़ना पड़ेगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। सारा देश साथ में है, हम जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं अनिल जैन जी के साथ में बातचीत को और आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक बात अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं। डॉक्टर अनिल जैन केवल राजनीतिज्ञ नहीं है, बल्कि बड़े कुशल चिकित्सक के तौर पर भी जाने जाते हैं। इसलिए उन्होंने जो मशवरे दिए हैं, चाहे वो मास्क के संदर्भ में है, चाहे गुनगुना पानी पीने के संदर्भ में है, या इम्यूनिटी बढ़ाने के संदर्भ में, उसको आप थोड़ा और ज्यादा गंभीरता से लीजिए। ये महज एक राजनीतिज्ञ के द्वारा दिया गया बयान नहीं, बल्कि एक अनुभवी चिकित्सक के द्वारा दी गई सलाह भी है, तो आप इससे भी लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन जैन साहब, मेरे पास आपसे पूछने के लिए कई सवाल हैं। आपसे मैंने सवाल संगठन के तौर पर किया था, लेकिन दिक्कत यह हो गई है कि आप प्रधानमंत्री की छवि से इतने अभिभूत रहते हैं सारे कार्यकर्ता, कि बगैर सत्ता के उल्लेख के संगठन की बात पूरी नहीं हो पाती है। स्वाभाविक भी है कि आपको नरेंद्र मोदी के रूप में इतना बड़ा नेता जो मिला हुआ है, लेकिन आपने जो बात कही कि विश्व के स्तर पर वो इस समय लीड कर रहे हैं, वह नेतृत्व कर रहे हैं, हम लोगों को मदद कर रहे हैं, पर कुछ आलोचना के स्वर इसके बीच में, उचित अवसर है कि आप उसका जवाब दे सकें। लोगों का कहना है कि आपने मदद की नहीं है, दुनिया की मदद आपसे छीन ली गई है, ट्रंप ने धमकाया और आप लोग झुक गए। क्या कहते हैं अनिल जैन इन आरोपों के संदर्भ में? इस समय संकट काल में जिस तरह से
जहां हजारों हजारों लोग रोज मर रहे हैं, संकट काल में कौन क्या व्यवहार कर रहा है, ये उसके व्यवहार से हमारा व्यवहार नहीं तय होगा जी। हम दुनिया के स्तर पर अगर संवेदनशील हैं और हम अगर मदद कर सकते हैं, तो हमने एक अमेरिका की मदद नहीं करी है, हमने चीन के साथ भी हाथ बढ़ाया था। आपको ध्यान हो, जब चीन में शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था चीन के लिए अगर कोई मदद की आवश्यकता है तो जी प्रधानमंत्री ने तब भी जज्बा दिखाया था। और छोड़िए इस बात को, अमेरिका के अलावा तमाम देश हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये हमसे ले रहे हैं, जी क्योंकि हमारे पास सारी दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन हिंदुस्तान में होता है, जी और हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जितनी आवश्यकता है उतना रखकर बाकी हम दे रहे हैं। तो ये संकट काल में कौन क्या व्यवहार कर रहा है ये नहीं, संकट काल में हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं दुनिया इसको याद रखेगी। जो व्यवहार गलत करता है उसको दुनिया गाली देगी, आप भी देंगे और दुनिया के लोग भी देंगे। लेकिन हमने क्या व्यवहार किया है, ये दुनिया, हमारा कितनी संवेदनशीलता है ये दुनिया देखेगी, और ये हमने करके दिखाया है। और एक ही देश को नहीं किया है, तमाम देशों को हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेज रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ। बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर अनिल जैन साहब ने कही। उनका कहना है कि इस समय आपदा की स्थिति है, आपदा में सामने वाले का व्यवहार महत्वपूर्ण नहीं, हम अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये बात केवल भारत के संदर्भ में नहीं, हम सबके ऊपर लागू होती है। हम सब जब जहां पर हैं वहां पर क्या कुछ मदद कर सकते हैं, उसके लिए हम कितने तत्पर हैं, ये अपने आप में आईने को देखकर हम पहचान सकते हैं। एक सवाल जो आपसे जानने का है जैन साहब, आपने मजदूरों को बड़े स्तर पर खाना खिलाने की बात कही, जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराने की कही। भाजपा इतना बड़ा कार्यक्रम कर रही है, तमाम सरकारों के भी विज्ञापनों से टीवी चैनल पटे पड़े हैं कि हर सरकार क्या कुछ नहीं कर दे रही है, पर इसके बीच में दृश्य दिख रहे हैं कि मजदूर 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं अपने घर की ओर। बहुत बड़ा सवाल है, क्यों है ऐसा और कैसे रोक पाएंगे इसको? देखिए हिमांशु जी, शुरू में कहीं ना कहीं जो मजदूर जहां स्ट्रेंडेड थे, उनके काम धंधे बंद हो गए, उनको स्वाभाविक रूप से परिवार की भी याद आई कि हम ऐसी महामारी के समय पर कहां जाएं, अपने घर के वाले लोगों के साथ रहेंगे, जो भी होगा वहीं हो। एक भाव ये आया, और इस भाव को कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इसको दबाने की जगह, इसको काउंसलिंग करने की जगह, इसको समझाने की जगह, इसको उकसाने का और बढ़ाने का गलत काम किया। वो लोग, उनका हश्र भगवान जाने क्या होगा, वो लोग जाने। लेकिन ऐसे समय पर ही सारे देश की और सामूहिकता की परीक्षा है कि हमने ऐसे सभी माइग्रेंट लेबर्स को, माइग्रेंट प्रवासी मजदूरों को, श्रमिकों को हमने वहीं अपने अपने स्थान पर रोकना, और उनको किसी भी तरह की कोई कष्ट ना हो। मैंने स्वयं दिल्ली सरकार को भी बात करी थी, अपने यहाँ तो हमने हरियाणा में तो करी थी कि हमने जगह जगह स्कूल सेफ कैंप के नाम से स्कूलों को एक तरह से उनके ठहरने के स्थानों में परिवर्तित कर दिया। कहीं कोई अफवाह चली और एकदम ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, लोगों को इस चीज का अनुभव पहले से तो है नहीं, किसी को ही नहीं है जी। तो लेकिन लोगों में जो लंबा समय है, वक्त बताएगा कि किसने इस तरह की बरगलाट चली। अगर मानो 50,000 20,000 लोग इकट्ठे हो जाते तो उनको वहां से डिस्पर्स करने का तरीका यही है कि वहां बस लगा के उनको जहां जाना है वहां भेज दिया जाए एक बार को, और बाकी फिर इसको रोक दिया जाए। और वो इस जो 28, 29, 30 तारीख में ये हुआ, उसको सख्ताई के साथ रोका भी गया, और सहूलियतें देकर उनकी व्यवस्था कर काउंसलिंग भी की गई। और जो लोग जहां भी पहुंच गए, मैं उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में लोग पहुंचे, वहां हजारों हजारों लोग क्वारंटाइन रखे गए जी। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जिसको हमने कहा, उनको रखा और उनको भोजन, पानी, रहने की सुविधा प्रदान करी। और जब वो लोगों का क्वारंटाइन पीरियड समाप्त हुआ, अगर वो आसपास के हैं तो वो चले गए। बाकी लोग अभी दूसरे राज्यों के नहीं खुले हैं, तब तक उनको किसी प्रकार की कष्ट ना हो, यही एक तरह से आपदा का समय है, यही परीक्षा का समय है। और समाज ने इस परीक्षा को सही मायने में बड़ी सिद्धता के साथ पास किया है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मेरी रीडिंग हो, लेकिन मैंने देश भर के तमाम जगह के मामले देखे हैं। कुछ मामलों को पकड़ना और प्रेजेंट कर देने से सारे देश का मामला नहीं बनता। 130 करोड़ का देश है जी, इतना बड़ा देश, उसमें अगर गिने चुने कोई मामले आ गए तो अलग बात है। एक बार इकट्ठे हुए लोग मैं मानता हूं, और वो डिस्पर्स भी हुआ और उनकी व्यवस्था भी हुई,
जी एक बार अभी फिर से बांद्रा में किसी ने कोशिश करी, वो भी एक दिन के अंदर ही ठीक संभल जी गई। बाकी लोगों ने, प्रवासी श्रमिकों ने भी इसमें साथ दिया है, जी माना है। और अकुलाहट उनकी स्वाभाविक है, वो अकुलाहट कि अपने परिवारजनों के साथ मिले, काम नहीं है, धंधा नहीं है, तो कम से कम परिवारीजनों के साथ मिले। लेकिन फिर भी वो लोग इसका पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का, जी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, क्वारंटाइन में रह रहे हैं, मास्क यूज कर रहे हैं, बाकी सहूलियतें जहां जहां सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, सरकारें जुटा रही हैं। केंद्र सरकार, सब राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार ने बात करी है, सब प्रदेश सरकारों को बात रही है, और सब लोग इसमें लग रहे हैं। और जहां कोई कमी है उसको हम सब सामाजिक स्तर पर पूरा करें, ये हम सबका दायित्व। आप एक तरफ पूरा आह्वान कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं, जो जहां है वहीं रहे, हर तरफ से यह आह्वान किया जा रहा है, राज्य की सरकारें कर रही हैं, पर आप हरियाणा और छत्तीसगढ़ के तो प्रभारी हैं ही, मौजूदा कठिन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के भी 20 जिलों के प्रभारी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बीच में एक साहसिक या जोखिम भरा फैसला लिया कि कोटा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें बस भेज दी और उन्हें बुलवाने का ले लिया। सवालों के घेरे में आपके सहयोगी नीतीश कुमार जी आ गए कि ये क्या चल रहा है। क्या तर्क है इसके संदर्भ में, इस कोशिश के संदर्भ में अनिल जी? देखिए, ऐसा है, कोटा एक अलग तरह की परिस्थिति का शहर है। सारे देश के आईआईटी करने वाले बच्चे, कोचिंग करने वाले बच्चों का एक तरह से एक अड्डा कोटा हो गया। सारे देश भर से बच्चे जाते हैं जी। और जब बच्चों के एग्जाम पोस्टपोन हो गए, बच्चों के और श्रमिकों में अंतर है जी। श्रमिक तो काम करने के लिए सालों सालों से वहीं रह रहे हैं जी। बच्चे तो एक टेन्योर के लिए आते हैं, और बच्चे हैं, परिवार से अलग हैं। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों को जब उनको पढ़ाई भी नहीं हो रही वहां जी, उनका एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया है जी, माँ बाप से दूर है, तो माँ बाप की तड़फ और बच्चों की तड़फ दोनों ऐसी है, वो मैच्योर नहीं है, सिर्फ छोटे हैं जी। तो ऐसे लोगों की एक जगह पर इकट्ठे हैं। अब एक जगह पर ऐसे युवा बच्चे इकट्ठे हों जी। और मानो कहीं कोई चिंगारी बढ़ गई तो वो स्थिति भी गड़बड़ हो सकती है, और दूसरा उनकी अकुलाहट भी समझ में आती है। इसलिए जब बच्चों का वहां इकट्ठा अनरेस्ट जैसी स्थिति आने को हुई तो ऐसे प्रदेश सरकार ने, वहां की ने, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लोग हैं, उन्होंने ये फैसला लिया। बाकी प्रदेश सरकारें भी अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार वहां से लोग हटाने की चिंता कर रही हैं, और कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार ने भी इसमें मदद ही करी है सबकी। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर अनिल जैन साहब ने कही कि वह बच्चे हैं और बच्चों के विषय को एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है, और ऐसी कठिन परिस्थितियों में बच्चे बाहर से अपने घर आ जाएं, यह भी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। एक जो आपसे और जानने का विषय है अनिल जैन साहब, लड़ाई लंबी है और इस लंबी लड़ाई के संदर्भ में सबका धैर्य चुक रहा है। लोग अपने रोटी का इंतजाम जिनको जरूरत है उसका तो आप कर दे रहे हैं, पर लोग बड़े पैमाने पर डरे हुए हैं अपनी रोजी जाने को लेकर। बड़े से बड़ा व्यापारी भी घबराया हुआ है, चिंतित है, परेशान है, बेचैन है। आप तो सभी वर्गों से ताल्लुक रखते हैं, सभी लोग आपके संपर्क में रहते हैं। उनकी बेचैनी को राहत देने के लिए क्या कुछ आपकी सरकार कर रही है? विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि आप केवल थाली बजवा रहे हैं, घंटी बजवा रहे हैं, लाइट जलवा रहे हैं, पर जो उद्योग धंधों पे ताले लगने जा रहे हैं वो खुले रह जाएं, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर कुछ नहीं बता रहे हैं। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह दूं कि जो तालियां बजवाई गई हैं उसने देश को एक साथ खड़ा किया है साहब। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि 130 करोड़ के देश को एक आह्वान पर खड़ा कर दे। ये नरेंद्र मोदी जी का जज्बा है और उनके नेतृत्व का जज्बा है, जो जनता खड़ी हो गई और ताली बजा रही है, घंटे बजा रही है। जनता ने हौसला अफजाई की है, जो लोग फ्रंट पर लड़ने वाले हैं उनकी। ये छोटी बात नहीं है जी। जिन लोगों ने दीपक जलाए, सारे देश को दिवाली में परिवर्तित किया, ये जज्बा बढ़ाने का काम है जी। इस काम से लोगों में एक कौतूहल बनता है ये करने का। एक घर में बैठे हैं तो एक कहीं ना कहीं हम कुछ कर रहे हैं इस बात का, और जो लोग कर रहे हैं उनका उत्साह बढ़ता है। उत्साह बढ़ाना ऐसे समय पर नेता का काम होता है जी। जो नेतृत्व करता है उसका काम इस व्यवस्था में लगे, सब लोग जज्बे के साथ लगे, श्रद्धा से लगे, उत्साह से लगे, मजबूरी मान के न लगे। मजबूरी में दिन नहीं कटते, मजबूरी में तो घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं कटता दिन की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये
जिस प्रकार की परिस्थिति आई है उससे जूझने के लिए इस तरह की बातों की सारी दुनिया ने तारीफ करी है। कुछ लोग इनको सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, दे आर रियली सो कॉल्ड, इन्वर्टेड कॉमास में सो कॉल्ड है, ये इसका विरोध कर सकते हैं। इनका काम ही यही है, इनकी बातों को जनता की बात या दुनिया की बात या लोगों की बात नहीं कही जा सकती, एक बात जी। और जहां तक केंद्र सरकार ने सहूलियत देने की बात है, तो देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने 1,70,000 करोड़ का, आखिर सरकार भी तो देश से ही पैसा इकट्ठा करती है जी। सरकार भी देशवासियों के लिए है और देशवासियों से है जी। देशवासियों के जो सरकार की जितनी क्षमता है जी। सरकार ने 1,70,000 करोड़ के पैकेज को जनता के सामने रखा जी। 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल सके, 500 रुपए के जिनको, जो दिहाड़ी मजदूर है जिनका कहीं कुछ नहीं है, उनको तुरंत राहत मिल सके, किसानों को राहत मिल जाए, ये सब काम सरकार ने किए। फिर सरकार ने सभी प्रदेश सरकारों को आह्वान किया है कि वो अपने एनडीआरएफ का फंड स्वास्थ्य सुविधाओं में लगा सकते हैं जी। वो मिनरल डेवलपमेंट फंड का 30% स्वास्थ्य सुविधाओं में लगा सकते हैं। तो सरकार ने अपने सीमित साधनों में बहुत बड़ा काम करके रखा है। और आज इसके कारण से लोगों ने तो टेस्टिंग की भी बात करी थी, लोगों ने लॉकडाउन की भी मजाक बनाई थी। आज सारी दुनिया कह रही है कि दिस इज दी ओनली इफेक्टिव मेजर विच कैन प्रिवेंट अस। तो प्रिवेंशन का करने का जो तरीका था, जिस भारत के जिन देशों की नंबर 1 की स्वास्थ्य सुविधाएं थी, वह हजारों लोग रोज मर रहे हैं जी। आप सबने, हम सबने देखा है जी। तो इन व्यवस्थाओं को अपने देश के साधनों के साथ हमने, इस देश की आईसीएमआर ने एक लैब होती थी वायरोलॉजी की जी, अब आज 300 लैब कार्यरत हैं जी। प्रधानमंत्री ने जिस दिन भाषण दिया था उस दिन 220 लैब कार्यरत थी जी। और इत्तेफाक भगवान की कृपा से, देशवासियों के जज्बे से और आईसीएमआर और सरकार के मार्गदर्शन से देश में 600 लैब चालू हो जाएंगी जी। 1 लाख लोगों का रोज टेस्ट हो सकेगा जी। हम एक तरफ प्रिवेंशन पर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी कर रहे हैं, तीसरी तरफ ट्रीटमेंट कैसे इफेक्टिव हो इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। हम पूरी होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस समस्या को डील कर रही है सरकार। और इसमें आयुष का क्या रोल हो सकता है, हमारे देशी तोड़ने टुटके इन चीजों में कितनी दम है, इसको भी आईसीएमआर से वेट करा रहे हैं। आईसीएमआर से वेट कराकर आयुष विभाग की चीजें भी हम ला रहे हैं। तो सरकार तो हर फ्रंट पे काम कर रही है। 1 लाख करोड़ का अभी आरबीआई के गवर्नर ने 3 दिन पहले घोषणा की है जी। अब इससे नीचे के छोटे व्यापारियों को भी बैंकिंग सेक्टर में, कुछ जगह बैंक्स, कुछ स्टेट्स में, आज मुझे पास खबर आई, कुछ स्टेट्स में बैंकिंग सुविधाओं को पता नहीं स्टेट पॉलिटिक्स है कि क्या है, तो उतना जितना दिया जा रहा है उतना नीचे नहीं आ पा रहा है, लेकिन करने की आवश्यकता है। फिर 1 लाख करोड़ जी, 50,000 करोड़ एक बार, 50,000 करोड़ एक बार, जिसमें एनबीएफसी, नाबार्ड, तमाम तरह की संस्थाओं को इस प्रकार का सहूलियत सरकार द्वारा देना, जिससे कि नीचे लिक्विडिटी बन जाए जी। रिवर्स रेपो रेट में परिवर्तन करना, जिससे कि बैंकों को अपना पैसा रिवर्स बैंक में ना रखें, अपने पास रखें, क्योंकि वहां बैंक में ब्याज कम मिलेगी, बैंक में पैसा होगा तो बैंक ऋण ज्यादा देंगे, और ऋण ज्यादा किसको देंगे, तो देशवासियों को देंगे, व्यवसायियों को देंगे। और छोटे एमएसएमई के लिए, एनबीएफसी को लिए भी ये सुविधा देने की बात कही गई है। इसलिए सरकार ने तो हर फ्रंट पर काम किया, और जिसको लगता है वो सजेस्ट करे। सरकार ने किसी को सजेशन देने से रोका नहीं है जी। अनिल जी, आप कह रहे हैं कि किसी को रोका नहीं है, मैं आपको बीच में रोकता हूं। इस बात को तो मैंने स्वयं भी कहा कि रोटी की चिंता आपने पूरे तौर पर की। आपने 1,70,000 करोड़ की बात कही, 81 करोड़ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था आपकी सरकार ने की, राज्य की सरकारों ने की। पर विषय रोजी के संदर्भ में है। आपने बैंकों को सलाह दी है कि वो ईएमआई को पोस्टपोन कर दें। सूचना यही आ रही है कि ईएमआई धड़ाधड़ कट रही हैं। दूसरा, ईएमआई को पोस्टपोन करने की बात है तो उसमें ब्याज लगे रहने की बात है। बड़े स्तर पर यह मांग चल रही है। यह सलाह मेरे माध्यम से आप तक पहुंच रही है ऐसा नहीं है, आपके संपर्क के दायरे बहुत व्यापक हैं। लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में 2 मदद तो लोगों को तत्काल चाहिए। एक, ये स्पष्ट दिशा निर्देश कि जब फैक्ट्रियां बंद हैं तो मिनिमम डिमांड चार्जेस बिजली के संदर्भ में ना लिए जाएं, ये हर तरफ से आवाज।
दूसरी बड़ी आवाज इस संदर्भ में है कि इस अवधि के दौरान ईएमआई जो पोस्टपोन हो रही हैं वो अनिवार्य तौर पर हो, उसमें निर्देश हो, सलाह नहीं, ये अपेक्षा, और वह ब्याज रहित हो। इन दोनों के संदर्भ में सरकार विचार कर रही है। देखिए, सरकार ने जो दो चीजें, एनपीए की जो डर था सरकार ने दूर किया है कि एनपीए की जो अवधि 1 साल थी वो 2 साल कर दी गई है। एनपीए इस पीरियड को एनपीए के पीरियड में नहीं जोड़ा जाएगा, ये भी सरकार ने स्पष्ट किया है। 31 दिसंबर तक कोई एनपीए नहीं होगा, ये भी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए। ये निर्देश है, ये सलाह नहीं है। और बैंक को भी ये निर्देश ही है कि इन 3 महीनों की ईएमआई नहीं ली जाएगी। ये अलग बात है, मैंने मेरी 5 साल का मेरे पास ऋण है तो वो 5 साल 3 महीने का ऋण हो जाएगा जी। 5 साल 3 महीने का हो जाएगा, लेकिन 5 साल 3 महीने की ईएमआई नहीं जाएगी, ईएमआई 5 साल की जाएगी। तो 3 महीना बढ़ गया ना पीरियड, तो लोगों को इससे निश्चित राहत होगी जी। निश्चित। मैं बिजनेसमैन हूँ जी, मेरी फैमिली में सब बिजनेस करते हैं, मैं ही डॉक्टर हूँ तो, लेकिन मैं समझता हूँ इस बात को कि इससे बहुत बड़ी राहत है। एनपीए की बात से आईबीसी की बात बीच में आई थी, उसकी उस दृष्टि से आईबीसी की भी जो रेट थी जी, जो बैंक्रप्सी कोड वाले में, उसमें भी सरकार ने जो 210 दिन थे वो 300 दिन कर दिए हैं, 90 दिन उसमें भी बढ़ा दिए हैं। इस प्रकार से सरकार ने जहां जहां सरकार जो कर सकती है वो सब करने का काम किया है। और अभी हम सब लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, सरकार भी एक पार्ट है, सारी दुनिया इस दौर से गुजर रही है। सारी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में जो हो रहा है और हमारे जो साधन है उससे हम आगे हैं, किसी से पीछे नहीं है। भारत की सरकार अपने नागरिकों को सुविधा देगी। भारत की सरकार अपने नागरिकों को सुविधा देगी। एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ डॉक्टर अनिल जैन साहब ने यह बात कही है कि 3 महीने ईएमआई पोस्टपोन के संदर्भ में सलाह नहीं, निर्देश है। आपकी अगर ईएमआई है तो आप उसे देने से स्पष्ट तौर पर इंकार कर दें बैंक को, वह बाध्यकारी है। और इस बात को इसलिए हमें मान लेना चाहिए कि जो बात ये कह रहे हैं डॉक्टर अनिल जैन, वह महज एक सांसद नहीं बल्कि पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी है और उनकी बात को सरकार की बात के तौर पर भी समझा जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात पर आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं बड़ा कठिन समय है, बड़े संघर्ष में है, सब लोग साथ आने चाहिए, लेकिन इसके उलट आपकी सरकार के द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप उसे बताते हैं इतने संक्रमित हैं और इसमें से तबलीगी जमात के इतने हैं। लोगों का कहना है कि आप इसके माध्यम से क्या देश को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। बड़ा गंभीर किस्म का आरोप है। आप जिम्मेदार नेता हैं, इस संदर्भ में स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, जो वस्तुस्थिति है, अगर एक जगह तबलीगी जमात के लोग इकट्ठे नहीं होते और जो बिखर कर सारे देश में नहीं फैलाते तो हम कोरोना की लड़ाई अभी आधी से ज्यादा जीत चुके होते। ये इस बात को आप मानते हैं? छत्तीसगढ़ में कौन लोग पहुंचे थे? सारे देश के आंकड़े मेरे पास हैं। एक बात, एक तरफ तो लोग कहते हैं कि जो है उसको स्पष्ट करें, उनको नहीं ढूंढेंगे। अगर जमाती और तबलीगी कहकर अगर उनको नहीं सर्च करेंगे तो वो मिलेंगे नहीं साहब जी। इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि कोरोना में कौन जमाती लोग कहां इकट्ठे हैं जी। जगह जगह अगर मस्जिदों में, जगह जगह मोहल्लों में छुपाने का काम जो हुआ जी, जिससे ये संकट बढ़ा जी। अगर सरकारों ने इसको इस दृष्टि से नहीं लिया होता कि कौन लोग कहां है, तो वो तबलीगी जमाती लोग तो मस्जिदों में उन्हीं मोहल्लों में जाएंगे जहां इनको शरण मिलेगी, तो वहां ढूंढना ही पड़ेगा। और ढूंढने के लिए मानो अगर हरियाणा में एक जगह पर, आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में इतना बड़ा मामला है जी। मरकज के स्थान पर निजामुद्दीन में, साउथ ईस्ट दिल्ली में कुल मिलाकर 1200 कुछ केस हैं, 1080 केस केवल मरकज पर है निजामुद्दीन इलाके में। अब उसको क्वारंटाइन करेंगे, उसको सील करेंगे कि नहीं करेंगे? सील करेंगे तो कह देंगे मुसलमानों का एरिया सील कर दिया। ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग किसी भी स्थिति से पीछे नहीं जाते। ये नैरेटिव इस तरह का बनाना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम बन जाए। मानो आप इसका उलट सोचो, एक कोई मंदिर के स्थान से ये चीजें निकल गई होती तो आज दुनिया भर में तहलका मचाए हुए होते ये लोग जी। आप इस बात से सहमत होंगे? लेकिन हम ये नहीं कहना चाहते, ना हिंदू करो ना मुस्लिम करो, लेकिन इनकी पहचान तो करनी पड़ेगी। और पहचान करके कर क्या रहे हैं आप बताओ? पहचान कर इनका इलाज करा रहे हैं, पहचान कर इनको क्वारंटाइन कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर रहे हैं,
पहचान करके इनको सब सुविधा रहे, खाना पीना सब व्यवस्था रहे, इनका इलाज हो, इनके लिए भी तो भला है ये। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो फिर पत्थर क्यों खा रहे हैं आपके लोग? जितने भी लोग इनको ढूंढने के लिए जाते हैं, इलाज करने के लिए जाते हैं, डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं, पुलिस वालों पर पत्थर पड़ रहे हैं, कहां हमारी संवेदना या हमारा जो उनके साथ में संवाद है वहां पे कमी रह रही है कि इस प्रकार की अप्रिय परिस्थितियों को देश में देखा जा रहा है? इसके लिए किनको उत्तरदायी मान रहे हैं आप डॉक्टर? ये इसके लिए जो लोग सवाल उठाते हैं, जो लोग कहते हैं कि इनको स्पेशल केस कहो, तबलीगी मत कहो, ये लोग जो भिन्न भिन्न करने की कोशिश करते हैं, ये इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं। एक दूसरे जिम्मेदार लोगों में कुछ समझ कम है, कुछ रूढ़िवादिता में है। तो तीसरी चीज कुछ अल्ट्रा क्या कहना चाहिए, कट्टर है जी। तो उस दृष्टि से जो लोग ये, अगर मौलाना साहब जैसे लोग ये भाषण देंगे कि कहीं और मत जाओ, मरना है तो मस्जिद में आके मरो, तो ये ऐसे लोग हैं, इनके कारण से ये भ्रांति है। फिर भी मुस्लिम समाज के बहुत सारे, बहुत बड़ी संख्या के धर्मगुरु, इनके मौलाना, इन लोगों ने अपील करी है और उसका असर हुआ है, समाज को समझ में आया है। मैंने आज भी जो बात करी थी 670 लोगों में, उसमें बहुत सारे मौलानाओं से भी मैंने बात करी और उन्होंने सरकार की सब पहल का और स्वागत किया है। और जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, उनके साथ कोई दो हाथ वाला कोई गलत व्यवहार आज तक कहीं पूरे देश में नहीं हुआ जी। उनकी चिंता की जा रही है, उनका इलाज किया जा रहा है। तो जो लोग ये आवाज उठा रहे हैं, उनके मन में कीड़ा है, गलत कीड़ा है, और वो लोग कहीं ना कहीं संकुचित मानसिकता के शिकार हैं और हर मुद्दे को, हर सफलता को ये विफलता में बदलने के लिए ये मुद्दा ला देते हैं। कहीं ना कहीं ये कम्युनलिज्म लाकर इस चीज को छोटा करना चाहते हैं, देश की मुहिम को खराब करना चाहते हैं, लेकिन ये इसमें सफल नहीं होंगे। ये जो कुछ भी है, ये देश की मुहिम को विफल करने की कोशिश, ये अनिल जैन जी का मानना है। और जो लोग इसमें सवाल उठा रहे हैं, दरअसल वही इसके लिए जिम्मेदार हैं। और दूसरी जिम्मेदारी वह अशिक्षा या अज्ञान या रूढ़िवादिता को ठहराते हैं डॉक्टर अनिल जैन। जैन साहब, आपसे एक बात जानने का है, आप सभी ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार बड़ी मजबूत सरकार है, ऐसी सरकार हिंदुस्तान को देखने को नहीं मिली, ऐसा गृह मंत्री देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद दोबारा मिला है, ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है, और इस पूरे मामले के लिए मौलाना साद को जिम्मेदार ठहरा रहे। आपने भी अपनी बात में कहा मौलाना साद जैसे लोग जिम्मेदार हैं। इतनी मजबूत सरकार, इतना सख्त प्रशासन, इसके बावजूद भी एक मौलाना साद को नहीं ढूंढ पा रहा है। कहां चाह नहीं रहे? ऐसा नहीं है, या ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। जब मैं इस बात का बहुत खुलासा नहीं कर सकता जी, ये मेरा जिम्मेदारी भी नहीं है जी, लेकिन सरकार, पुलिस और लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, ये सबके पास सब ध्यान में है, उनके सब नजर में है। अगर कोई क्वारंटाइन है, कोई अगर पीड़ित है, इलाज में है, तो ये सब चीजें सबको बिखेर देने का कोई मतलब नहीं है। सरकार पर विश्वास करना चाहिए। सरकार गिवन परिस्थिति, गिवन सर्कमस्टांसेस में बेस्ट पॉसिबल रोल कर रही है, इतना ही समझना चाहिए। और इसमें कोई और अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं, कोई और अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, अगर भाव समझे हम डॉक्टर अनिल जैन की बात का। अब जैन साहब, मैं थोड़ा राज्यों की ओर आता हूं। आप दो राज्यों के प्रभारी हैं, दोनों विपरीत परिस्थितियों में। एक राज्य में आपकी पार्टी की सरकार है, एक राज्य में आपकी पार्टी विरोध में है। हरियाणा के संदर्भ में बात करें, हरियाणा की कुल तैयारियां, हरियाणा के तौर तरीके से कितना संतुष्ट हैं बतौर प्रभारी आप? नहीं, हरियाणा में वाकई बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं आपको 2-3 मिसाल देता हूं जी। कि हरियाणा ने, एक तो हरियाणा के कई जिले जिनमें कभी आया ही नहीं कोरोना और वो अभी तक बचे हुए हैं जी। हरियाणा में 4 जिले हॉट जिले में माने जाते हैं, अब ब्लॉक करेंगे तो और कम हो जाएंगे जी। बाकी 5 जिले ऑरेंज में हैं और बाकी सब ग्रीन में है। इसलिए हरियाणा की स्थिति, हरियाणा में कुल केसेस 225 हैं, जिसमें से 3 की डेथ हुई है और 43 रिकवर कर गए। और अभी एक्टिव केसेस करीब करीब 180 हैं जी। अब इन एक्टिव केसेस का
डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर इलाज हो रहा है। जी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हरियाणा में है। जी आज हरियाणा में 600 बेड के हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। जी हरियाणा में वेंटिलेटर्स, पीपीई, मास्क, इसकी कोई समस्या नहीं है। जी सब कुछ हरियाणा में क्लियर है। जी जो जिन जिलों में हमने मैं डिटेल मेरे पास रखी है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, जी। लेकिन हरियाणा ने नीचे स्तर पर चाहे राशन देने का मामला हो, चाहे लोगों को आर्थिक सहायता देने का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल्स की व्यवस्था का मामला हो, बहुत बखूबी संभाला है। और हरियाणा में किसी प्रकार का इसमें कोई अनरेस्ट नहीं है। थोड़ी सी माइग्रेंट लेबर की समस्या जरूर थी, तो हमने वहां पर स्कूलों में उनको रखकर बहुत कोशिश करके रोका है। जो रुके थे उस समय एक बार जो हड़कंप मचा था, उसके बाद तो कोई मूवमेंट हुआ नहीं। जी हरियाणा ने जो आरोग्य सेतु, क्योंकि ये कोई व्यक्ति या पार्टी का सेतु नहीं है, ऐप नहीं है, जी। आरोग्य सेतु भारत सरकार का है। इसको लागू कराने के लिए नीचे तक की व्यवस्था करी और पंचायत लेवल तक, और एक बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आरोग्य सेतु डाउनलोड किया है, जो लोगों को समझ में आया कि ये तो हमारे भले के लिए है। जी तो ऐसा काम उन्होंने किया। हरियाणा में जो माइग्रेंट लेबर और बुजुर्ग, जी इनके लिए सरकार और संगठन दोनों ने मिलकर प्रशासन के साथ बहुत अच्छा रोल किया है, और लोग सही मायने में हरियाणा को इस काम को सराह रहे हैं। गुड़गांव में सबसे ज्यादा केस मेवात के बाद, जी नूह के बाद थे, लेकिन क्योंकि बाहरी विदेशी लोग भी वहीं रुके थे। जी शुरू में जो बाहर चाइना से लोग आए थे वो भी वहीं आए थे, और फिर बाद में इटली के लोग भी वहीं रहे। तो इसलिए हरियाणा में ये सब जी के बावजूद भी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, अच्छे में है। किसान क्रय केंद्र खुल गए हैं, जी क्रय केंद्रों पर क्रय हो रही है। क्रय केंद्र, राशन वितरण केंद्र और बैंक, तीनों में सरकार और संगठन के लोगों ने वॉलंटियर्स इकट्ठे करे हैं। जी वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग हो, जी कूपन सिस्टम से जाए, सबका सामान भी खरीद जाए, सबको बैंक से सहूलियत भी मिल जाए, सबका राशन भी मिल जाए, और भीड़ ना हो, जी सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टर्ब ना हो, इस चीज की बहुत चिंता की है। इस प्रकार से हरियाणा के लोगों ने बड़े खुलकर सरकार का साथ दिया है, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और मोरली भी। तो हरियाणा में बहुत अच्छी स्थिति। हरियाणा में आपने इतनी सारी बातें बताई कि इतना सब अच्छा काम किया, लेकिन इस बीच में हरियाणा जो चर्चा में आया वो आया शराब बेचने की इस लॉकडाउन के दौरान कोशिश के रूप में। आदेश जारी हो गया आबकारी आयुक्त के द्वारा, तुरंत सारी बोतलें भर दी जाएं, सारा कुछ शुरू कर दिया जाए, इस प्रकार की चर्चा हुई। जब आलोचना हुई तो वो निर्णय वापस ले लिया गया। क्या ये नौबत इसलिए आई कि आप एक संयुक्त सरकार चला रहे हैं और वो महकमा संयुक्त दल के पास में, इसलिए ऐसी अप्रिय स्थिति निर्मित हुई? नहीं, गलत है जी हिमांशु जी, ये आरोप गलत है। मैंने वो ऑर्डर पढ़ा है, जी जो कमिश्नर का ऑर्डर था, उसमें लिखा है लॉकडाउन खत्म होने के बाद बॉटलिंग प्लांट्स चालू कर दिए जाएं। जी अब लॉकडाउन पहले 14 तारीख को खत्म होने वाला था, जी उन्होंने डेट नहीं लिखी थी, 14 तारीख भी नहीं लिखी जी। थी। लॉकडाउन खत्म होने जगह मैंने 13 तारीख को देखा जी खुद। जी तो उसमें जब लॉकडाउन 14 को खत्म नहीं हो रहा, लॉकडाउन 3 तारीख को खत्म हो रहा है, जी 3 तारीख के बाद तो चीजें शुरू होंगी ही। जी उसमें लॉकडाउन लिखा है, डेट नहीं दी है। जी कमिश्नर का मैंने आदेश स्वयं पढ़ा, क्योंकि मैं भी इस बात से हैरत में था। जी। जब मैंने स्वयं अपने हाथ में कमिश्नर का आदेश पढ़ लिया, तो उसमें लिखा है कि आफ्टर दी लॉकडाउन। जी। तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद तो शुरू हो गई, इसमें क्या दिक्कत है जी? तो क्या डॉक्टर अनिल जैन ये आश्वस्त कर रहे हैं प्रदेश को इस कार्यक्रम के माध्यम से कि 3 मई तक लॉकडाउन है, तो हरियाणा में शराब की बिक्री 3 मई तक शुरू नहीं होगी? देखिए ऐसा है, 20 तारीख तक जो जहां पर है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, और 20 तारीख के बाद में जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है उसमें गुटखा, तंबाकू, शराब की बिक्री बंद है जी 20 तारीख के बाद भी। जी तो ये स्पष्ट गृह मंत्रालय का निर्देश है, इसलिए कहीं किसी राज्य में नहीं होना है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो इस समय पर दे रहे हैं डॉक्टर अनिल जैन वो ये है कि अब ये कमान राज्य के हाथ में रही नहीं है, केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली है, और केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि 3 मई तक
शराब ही नहीं बल्कि गुटखा तंबाकू की बिक्री के संदर्भ में भी कोई अनुमति किसी राज्य को नहीं दी जा सकती है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। अब बात आ जाती है छत्तीसगढ़ की, जहां पर आप विरोध में हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज को किस दृष्टि से देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ की सरकार का दावा है देश में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे बेहतर काम हुआ है। आंकड़े भी उनकी हिमायत कर देते हैं। अब तक कुल 36 केस आए, 23 मरीज ठीक होकर घर में भी वापस पहुंच गए, एक मरीज की भी मौत नहीं हुई। इनके बीच में छत्तीसगढ़ सरकार बेहद प्रसन्न है। कितना सराहते हैं आप छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज को अनिल जी? एक बात तो मैं कहूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार में कोई भी सरकार हो, सब सरकारों ने काम किया है, काम करना ही चाहिए था। लेकिन एम्स छत्तीसगढ़ में ट्रीटमेंट का, टेस्टिंग का केंद्र एम्स था, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है, और एम्स ने टेस्टिंग भी की, ट्रीटमेंट भी किया है, वही केंद्र है। और उसके प्रति अगर सरकार दुर्लक्ष्य रखती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक, उसके डॉक्टर्स को रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था नहीं देती, जबकि सारा देश में होटल्स कराए गए डॉक्टर्स को जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दो, तीसरी चीज, हेल्थ पर सरकार ने कितना, प्रदेश सरकार ने कितना खर्च किया, इनका साथ, इनके पास जो जितना MDF जो मिनरल डेवलपमेंट फंड है उसका 30% देखेंगे तो 700 करोड़ ये खर्च कर सकते हैं। इन्होंने कितने PPE खरीदे, कितने N95 मास्क खरीदे, इतने कितने वेंटिलेटर खरीदे, कितनी सुविधाएं जुटाई हैं जी, ये इन्होंने कितना किया है जी। बाकी प्रशासनिक दृष्टि से सरकार ने जो करना चाहिए वो करा है, मैं इसको मना नहीं करता। लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि कोई सामाजिक संस्था, राजनीतिक दल भोजन और राहत मास्क वितरण नहीं करेंगे। ये क्या मतलब है जी? समाज को समाज के कार्य करने से रोकना, ये कहां उचित है जी? इन्होंने क्वारंटाइन के समय पर या इस समय पर ऐसे राजनीतिक निर्णय लिए हैं जिनकी मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो राजनीतिक बात होगी। मैं राजनीतिक बात करना नहीं चाहता, केवल कोरोना पे स्पेसिफिक रहना चाहता हूं। लेकिन लोगों के द्वारा अगर सहायता पहुंचाई जा रही है जी, इस समाज, देश की, इसकी देश की मिट्टी में खून में है जी, कि समाज ही समाज को ठीक रख सकता है। अब समाज द्वारा दी जाने वाली सहायता को रोकने का क्या औचित्य है जी? ये इसलिए कि, और उसमें भूपेश बघेल के थैले लगाकर उसमें सामग्री बांटी जाए जी, ये इतना छोटापन करने की क्या जरूरत है जी? भाई तुम जो काम कर रहे हो वो तुम करो, हम कर रहे हैं, तुम्हारे साथ मिलकर करना चाहते हैं। मानो मेरा कोई संस्था है और मैं अगर भोजन के पैकेट बनाकर बांटना चाहता हूं और DM को बात करके कि यहाँ बिठवाना है, तुम तो, जब तक DM, लोकल अथॉरिटीज वही तो पास जारी करते हैं जी, वही व्यवस्था बताते हैं, करने का, इकट्ठा करने का, कराने का काम हम लोग कर रहे हैं, जिसको क्या आपत्ति है सरकार को? नहीं, सरकार का तो कहना आप इकट्ठा कर दीजिए, बांट हम देंगे, आप हमें दे दीजिए, हम बांटाएंगे। वो नहीं, वो भूपेश बघेल का थैला लगा के बांटाएंगे जी। ये उचित है? आपको उचित लगता है जी? भाई सारे देश में लोग बांट रहे हैं जी, तो हमने रोका है क्या? भाई लोग तो ये आरोप मोदी जी के थैले के संदर्भ में भी लगा रहे कि मोदी जी के थैले में जो है सामग्री बांटी जा रही है, उस पर ऐतराज है डॉक्टर साहब को? हमने जो राशन दिया है, हमने कोई, केंद्र सरकार ने मोदी जी का थैला लेकर किसी को नहीं बंटवाया जी। मानो कांग्रेस के लोग बांटते हैं किसी भी थैले में, हमें क्या आपत्ति है जी? हम बांट रहे हैं, हम सरकार से तो नहीं कह रहे तुम मोदी जी के थैले में बांटो, हम सरकार से तो नहीं कह रहे तुम भूपेश बघेल के थैले में बांटो जी। सरकार अलग है, संगठन अलग है, संगठन बांट रहा है, किसी के नाम से बांटा है। मैं अनिल जैन हूं, मेरी पत्नी सेवालय चलाती है, सेवालय के नाम से वो बांटते हैं, तो कोई रोक सकता है इसको जी? हम सही बांट रहे हैं कि नहीं, इस पर आप देख लो। हम नीडी लोगों को दे रहे हैं कि नहीं, ये ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, आपको इस बात में घोर आपत्ति है, आपको इस बात की तकलीफ है, आपको इस बात की पीड़ा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सामाजिक संस्थाओं को काम करने से रोका? आप जिम्मेदार सांसद हैं, प्रदेश के प्रभारी हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े दल के पदाधिकारी हैं, महासचिव स्तर के, आपने मुख्यमंत्री या सरकार से बात करने की कोशिश की? कोई पत्र वत्र लिखा? हमारे लोगों ने वहां मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी पत्र लिखा है, हमारे नेता प्रतिपक्ष को भी मैंने बात करी है, उन्होंने भी बात करने की कोशिश करी है, और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी की समझ में आ जाएगा ऐसे समय पर ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। इससे ना उनका फायदा हो रहा है, ना समाज का फायदा हो रहा है, इसलिए वो भी समझेंगे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। अगर हम सरकार से पैसा लेके
सरकार का सामान लेके अपना बिल्ला लगा के बांट रहे हैं तो गलत है जी। अरे हम बांट रहे हैं, हम किसी भी नाम से बांट रहे हैं, इससे क्या आपत्ति है भाई? इससे और क्या आप बांटो। इससे क्या आपत्ति, ये आपका कहना है। लेकिन अब आपसे जानने का विषय है कि 15 साल तक आपकी पार्टी की सरकार थी, कोई भी ऐसे आह्वान होते थे बढ़ चढ़कर भूमिका निभा ली जाती थी, अब विरोध में रहते हुए काम करना पड़ रहा है। कितना काम कर पा रहे हैं प्रदेश में आपका संगठन? बहुत, हम सब जगह, पूरे प्रदेश में सब जगह पहुंच रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता सब मंडलों में काम कर रहे हैं, सब शक्ति केंद्रों तक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। चाहे भोजन की बात हो, चाहे फेस कवर की बात हो, चाहे आरोग्य सेतु की बात हो, चाहे पीएम केयर्स फंड की बात हो, चाहे लोगों को फीड द नीडी की बात हो, चाहे माइग्रेंट लेबर की बात हो, चाहे बुजुर्गों की बात हो, चाहे दवाई की बात हो। हमारे सभी सांसद, मैंने आज सब सांसदों से, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बात करी, मैंने पहले भी बात करी, आज मैंने विधायकों से भी बात करी शाम को, और प्रदेश के कोर ग्रुप के सदस्यों से भी बात करी। जो समस्या है उन्होंने पत्र लिखा है, डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी पत्र लिखा है, केंद्र को भी कुछ चीजों को लेकर लिखा है और प्रदेश में भी लिखा है। तो इसलिए प्रदेश सरकार को क्या कहना चाहिए, ये नहीं कि हम खाली मीडिया में आपसे इत्तेफाक है जो आज आपसे बात हो रही है, कोई हमारी प्लानिंग शक्ति नहीं, लेकिन आपसे बात हो रही है तो मैंने ये बात आपसे पूछा तो बताया है जी। लेकिन हमने संबंधित हमारे अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बात भी करी, स्वास्थ्य मंत्री को भी बात करी और स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ परिणाम दिखाए भी हैं, कुछ परिवर्तन किए भी हैं और उसमें सहूलियत आने की उम्मीद भी है, हो भी रही, सहूलियत आने की उम्मीद भी है और हो भी रही है। अब अंतिम चरण में हम कार्यक्रम के, तो आपने पीएम केयर फंड के संदर्भ में बात की, छत्तीसगढ़ और हरियाणा से कितना कुछ सहयोग आपकी पार्टी अभी तक करा पाई है? आपने लक्ष्य दिया था आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि कम से कम हर कार्यकर्ता 100 रुपए का योगदान जरूर करे। बड़ी लंबी चौड़ी सदस्य संख्या है आपकी दोनों राज्यों के अंतर्गत, क्या उस अनुपात में सहयोग आ गया है या अभी प्रतीक्षा है सहयोग की? नहीं, अभी हमारी अपेक्षा है कि हमारे सब कार्यकर्ता और समाज के जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है वो लोग भी पीएम केयर्स फंड में जुड़े। ये फंड इस फंड को कोई एक व्यक्ति खर्च नहीं कर सकता। जैसा आपको पता है कि इसमें 4 लोगों का सारी व्यवस्थाएं, इसके बारे में बहुत लोगों ने सवाल उठाने की कोशिश करी और उनके भी मुंह बंद हो गए कि कम से कम कितना भी पैसा दे सकते हैं और इसका अलग व्यवस्था है। एक व्यक्ति इसका खर्च करने का जिम्मेदार नहीं है, सारी मॉनिटरिंग इसकी होती है इस फंड के बारे में। इसलिए हमारी अपेक्षा है कि सब लोग जुड़े और बड़ी तेजी से लोग जुड़ रहे हैं। अभी सब जगह का पूरा डाटा नहीं आया कि कितने, हमें संख्या पर हम एम्फेसिस दे रहे हैं कि संख्या ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। हम राशि की बात ज्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही देश का जज्बा खड़ा होगा और हम दुनिया को दिखा पाएंगे कि भारत जैसे देश में इतने सारे लोग इससे जुड़े। तो डॉक्टर अनिल जैन हमारे साथ में बने हुए थे। डॉक्टर अनिल जैन साहब ने वो तमाम जिज्ञासाएं और शंकाओं का समाधान करने की कोशिश की है जो मौजूदा समय में आपके जहन में हो सकती है। डॉक्टर साहब, हम कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। आप राजनीतिज्ञ भी हैं, जिम्मेदार पार्टी को साथ साथ चिकित्सक भी। सही मौका है इस समय पर जनता से अपील करने का। इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे? क्या कुछ वो करें, क्या कुछ आपकी अपेक्षा है जो आप इस मौके पर कहना चाहें? मेरी देशवासियों से, खासकर छत्तीसगढ़ और हरियाणा के नागरिकों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि सरकारी निर्देशों का पालन करें और इस बीमारी से हम संयुक्त रूप से रहकर लड़ सकते हैं और जीतेंगे। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग को हमें लंबे समय तक, इवन लॉकडाउन खुलने के बाद भी मेंटेन करना होगा। हमको फेस कवर कई महीनों तक लगाने की मानसिकता रखनी होगी। हमको बार बार हाथ धोना होगा और हाथ धोकर ही, कभी मुंह के पास, कभी नाक और आंख के पास हाथ ले जाए तो हाथ धुले हाथ से ही जाएं और उसके बाद फिर हाथ धो लें। इस बात की आपसे निवेदन है। और साथ में जिस प्रकार से किसी भी अफवाह में ना पड़े, किसी भी प्रकार की अफवाह में ना पड़े। जो हिदायत लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देता है उस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चाहे जिसका भी हो उस एडमिनिस्ट्रेशन की अनुपालना करें और निश्चित रूप से हम इस महामारी से निकल आएंगे। निकलने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भविष्य में है
वैक्सीन जब तक नहीं बन के आती, ट्रीटमेंट जब तक नहीं इजाद होता, तब तक हमें प्रिवेंशन ही, लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंस ही सबसे बड़ा हथियार है। सोशल डिस्टेंसिंग, आरोग्य सेतु और फेस कवर, ये 3 सबसे जरूरी पहलू हैं। इसका हम ध्यान रखें, कोरोना वॉरियर्स का हौसला अफजाई करते रहें और साथ ही नागरिकों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता का व्यवहार करें। कोई मेरे साथ रहने वाला भूखा ना रहे, किसी की नौकरी ना जाए, और इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपनी सेहत, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करें। प्रधानमंत्री जी ने जो सप्तपदी कहे हैं, इसका अगर हमने ठीक प्रकार से अनुपालन किया तो हम निश्चित रूप से इस लड़ाई को पूरे देश के समाज के साथ लड़कर जीत जाएंगे। तो ये था डॉक्टर अनिल जैन का आह्वान देशवासियों से। बहुत ही विनम्रता के साथ में उन्होंने अपेक्षा की है कि जो कुछ प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जो कुछ आपके राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जो कुछ आपके राज्य की सरकार कह रही है, उन दिशा निर्देशों का पालन करें, स्वयं का ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। अगर हम सब सामूहिक रूप से इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे तो कोई कारण नहीं है कि इस लड़ाई को हम जीत ना सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे से जुड़ने के लिए। निश्चित रूप से आपसे हमारी ये बातचीत दर्शकों के लिए लाभान्वित रही होगी। समय है अब आज के शेर का। आज का हमारा जो शेर है वो भी मौजूदा हालात पर कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है। कोई उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। मैं कतरा होके तूफानों से जंग लड़ता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। अगर देश की और प्रदेश की सरकार, चाहे वह सरकार नरेंद्र मोदी की है, चाहे वह सरकार भूपेश बघेल की है, चाहे वह सरकार शिवराज सिंह चौहान की है, और चाहे वह सरकार जयराम ठाकुर या मनोहर लाल खट्टर की है, वह सब अगर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके भरोसे पर वह कतरा होकर भी अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसलिए इस समंदर के तौर पर साथ देने के लिए आप मौजूद हैं। उम्मीद है आप अपनी भूमिका निभाएंगे और इस जंग को जीतने में अपना योगदान देने से वंचित नहीं रह जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए, कल फिर मुलाकात होती है। सादा प्रणाम।